नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्री स्कूल फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज मैं हूं मध्य प्रदेश के सुजालपुर, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है सुजालपुर, और वहां के एक जुनूनी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर व्यक्ति जो बहुत जुनूनी है, और उन्होंने अपना ये मिर्ची की नर्सरी बनाना शुरू किया और अभी इनको 2 साल हो गया है। और पूरे जुगाड़ से, अपने अनुभव से, अपनी पूरी पढ़ाई के अनुभव से इन्होंने मिर्ची की नर्सरी तैयार करने के लिए जो बारीकियां हैं वो पूरी इन्होंने देखी, और आज दूसरे साल में इनको काफ़ी ग्रोथ मिली है। और इन्होंने सस्ती नर्सरी, सबसे कहना पड़ेगा, सस्ती नर्सरी अपने किसान भाइयों को पूरे एमपी में फैलाने का प्रण लिया है। तो हम आज चाहेंगे कि आप इनसे ही रूबरू हो, क्योंकि मिर्ची की नर्सरी में बीज सबसे महंगा होता है, और यदि उसकी नर्सरी अगर आपकी ठीक नहीं बने तो आपके उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारे बीच में हैं, जोरदार स्वागत करिए मिस्टर रितेश जी परमार आ चुके हैं, और आज कुछ साझा इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्कार सर। आपका छोटा सा परिचय ब्रीफ में फटाफट। मेरा नाम रितेश परमार है। मेरा ग्रेजुएशन जो है बीएससी वेजिटेबल्स बीएससी हॉर्टिकल्चर है, और मेरा एमएससी जो है वो वेजिटेबल साइंस से। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। 2019 में पीजी करने के बाद तब से लेके अब तक हम लोगों ने वेजिटेबल में और इसमें नर्सरी में काम करना शुरू किया था एक्सपेरिमेंट लेवल पे। देन पिछले साल से हम लोगों ने किसानों के लिए काम शुरू करना किया है। तो आज स्थिति ये आप जो पीछे देख रहे हैं, तो मेन टारगेट हमारा ये है कि किसानों को सस्ती से सस्ती नर्सरी उचित दाम पे और सही समय पे उपलब्ध करा सके। क्योंकि हमारे यहाँ लोकल में क्या है कि वेजिटेबल नर्सरी जनरली मिलती नहीं है, और मैक्सिमम नर्सरीज हमारे यहाँ निमाड़ से आती थी। तो वो वाला जो गैप है वो हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक वायरस फ्री नर्सरी भी देने का आपका प्रण? हाँ, एक थोड़ा सा ये भी कारण है कि जहाँ हम अभी बैठे हैं ये बेल्ट वेजिटेबल में तो है ही नहीं, स्पेशली चिली यहाँ बिल्कुल नहीं लगती है। तो ये कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है कि आपको जो सीडलिंग यहाँ मिलेगी उसमें वायरस ना होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। तो रितेश जी, ये जो जुनून आपको आया, ये कैसे आया कि भाई कोई आपको कोई किसान ऐसा मिला हो जिसको नर्सरी अच्छी नहीं मिल रही हो, या उस हिसाब से आपको कैसे जुनून आया कि नर्सरी में हम काम करेंगे? सर 2013 के बाद जब हॉर्टिकल्चर पढ़ना शुरू किया था, 2014 में हमने सोचा था कि कहीं घर के लिए थोड़ी बहुत सब्जी लगा लेते। तो उस समय हमने पता किया कि टमाटर की कहीं रोप मिल जाए। तो जनरली जो रोप यहाँ मिलती थी वो या तो सीधे ज़मीन से उखाड़ी हुई मिलती थी, और वेजिटेबल नर्सरी यहाँ दूर दूर तक कहीं भी नहीं। तो उस समय हमने अपने काम के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था, वो अभी आप बताएंगे हम। वहाँ पे हमने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था शेड नेट डाल के। उससे हमने अपने लिए कुछ सीडलिंग तैयार की। उस साल के बाद फिर अगले साल फिर उसी में तैयार की। फिर वो स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने उसको अपडेट किया। अपडेट करने के बाद 1 साल और हमने उसमें काम किया। देन उसके बाद फिर हमने ये स्ट्रक्चर जुगाड़ से बनाया था। तो अभी आप कितने रुपए तक की नर्सरी किसान भाई को पर सीडलिंग दे पा रहे हो यहाँ से? फार्मर का ऐसा है कि अगर फार्मर सीड अपना देता है तो हम उन्हें 1 रुपये या 1 रुपये 10 पैसे में हम सीडलिंग उपलब्ध करवा देते हैं। अगर सीड हमारा खुद का है तो वो आपको 1.40 या 1.50 के आसपास जाएगी विद ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये है कि लोकल में अगर हमारा 50 किलोमीटर के आसपास है तो उसको 10 पैसे के आसपास ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, तो वो मैनेज हो जाता है इसी में। लेकिन अगर दूर का फार्मर है तो अगर उसका बड़ा ऑर्डर है तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन 10 या 20 पैसे के आसपास उसमें लगेगा, यानी 1.60 के अंदर अंदर हमारी नर्सरी उनको तैयार मिल जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप जो नर्सरी ये कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ, जो बारीकियाँ हैं वो आप बताइए। देखिए सर, इसमें पहले तो हम फ़ायदे देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या है। चिली के मामले में अगर हम बात करें तो एक पैकेट जो है आपका 600 से 700 रुपये का एवरेज आता है। उसमें आपका 1500 से लेके 2200 या 2500 तक आपको सीड मिलते हैं। लेकिन जब हम खुले में नर्सरी डालते हैं तो जनरली हम लोगों को सीड जो है वो जितना ज़रूरत है उससे 2 गुना या 3 गुना डालना पड़ता है, क्योंकि 50 में, हाँ, क्योंकि आपको पता है 1 एकड़ में हम लोगों को लगभग 10 पैकेट डालना पड़ते हैं। 10 पैकेट हम डालते हैं, उसमें कुछ आपकी चींटियाँ ले जाती है, कुछ इंसेक्ट डैमेज कर देता है। लास्ट में जब फील्ड में जाता है तो सीडलिंग फार्मर को कभी कभी उतनी नहीं हो पाती जितनी उसको चाहिए। तो एक तो काउंटिंग नहीं होती है, दूसरा स्पेसिंग उसमें प्लांट टू प्लांट जो होती है खुली नर्सरी में, वो अगर बहुत एक्सपीरियंस आदमी है तो ही मैनेज कर पाता है। तो सीडलिंग जो है
एक जैसी सीडलिंग नहीं आती है। अब यहाँ जब हम तैयार करते हैं तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि जर्मिनेशन अप टू 100% आता है। मान के चलो आपके 95% पौधे तो आपके उगेंगे ही मतलब उगेंगे। 100 बीज में से 95 बीज आपका उग जाता है। तो 33% आपकी बीज की बचत हो गई। अब 33% बीज की बचत सीधे फार्मर की है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पैसा तो उसी को पे करना पड़ेगा। जी। देन उसके बाद बात करें अगर इसकी गुणवत्ता, हाँ गुणवत्ता की, तो हर पौधे को बराबर स्पेस मिलता है। अब हर पौधे को जब बराबर स्पेस मिलेगा तो सभी पौधों की हाइट लगभग एक जैसी होगी और एक जैसी नर्सरी आपको खेत में लगाने को मिलेगी। अब ये ट्रे जरा बताइए, आपने जो ये ट्रे करी ये है, कौन अभी सी तो वैरायटी थोड़ा सा बता सकते हैं? नहीं बताए। ये बागी वैरायटी है। बागी। हाँ, अभी अपने यहाँ कितनी वैरायटीज कलश। लगी हुई है? अभी अपने पास 9 वैरायटीज है जो कि ऑलमोस्ट फार्मर के ऑर्डर है सारे। हाँ, कौन और कौन सी, क्या क्या नाम है उसका? इसमें 3 वैरायटीज हमारे पास कलश की है, कलश 1467, कलश 1474 और कलश 1483। उसके अलावा आपकी माही नवतेज है, शक्ति 51 है, सोनल है और एक वैरायटी ज्योति है शिवगंगा की, और एक चिगरू सीड्स की है पद्मा। तो ऐसे करके 8 से 9 वैरायटी हमारे पास अभी है पूरी चिली में। चिली में। अच्छा, इसमें आप बीज कैसे लगाते हैं? जो बीज लगाने का तरीका है, ये कितने कितने होल है इसमें? हाँ, इसमें ट्रे का ऐसा रहता है कि ट्रे अलग अलग आती है। चिली की अगर हम बात करें तो चिली के लिए 1.5 से 2 इंच गहरी, यानी कि ये जो डेप्थ है ये आपकी 1.5 से 2 इंच गहरी 126 केवीटी की जो ट्रे है वो चिली के लिए जनरली यूज की जाती है। अगर हम बात करें टोमेटो या फिर ब्रिंजल की तो उसके लिए जो 98 केवीटी की आपकी ट्रे आती है वो 1 इंच गहरी, वो टोमेटो के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको नर्सरी 35 दिन तक भी रखना पड़ सकती है, उससे ज़्यादा भी, तो इसलिए इसमें केविटी साइज थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। और दूसरा है कि ये जो मटेरियल आपने डाला है, क्या क्या डाला है नर्सरी लगाने के लिए? इसमें जनरली क्या होता है कि कोकोपीट यूज़ किया जाता है जो ऑलमोस्ट नर्सरियाँ यूज़ करती है। उसके अलावा अगर आप मैनेज करना चाहें, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट 25% हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इसमें वर्मी डालते हैं तो होता ये है कि सीड कॉस्ट तो कम आएगी, लेकिन इसमें डैम्पिंग ऑफ और दूसरी डिसीजेस थोड़ा सा ज़्यादा आती है, क्योंकि कंपोस्ट जो होता है वो बैक्टीरिया और फंगस का घर होता है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं हमारी सीडलिंग बिगड़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए 25% वर्मी और 75% आपका कंपोस्ट मिक्स करते हैं, कोकोपीट जो होता है वो, और देन उसको हम किसी भी जैविक फंजीसाइड से ट्रीट करके, जैसे आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, से ट्रीट करने के बाद ट्रे भरी जाती है। ट्रे भरने के बाद एक के ऊपर एक इनको जमाया जाता है। हाँ, वो जो जमाने का देखा मैंने, बहुत गजब आपको कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? पीछे शुरू के 3-4 दिन आप रखते हो या 4-5 दिन, उसका क्या कारण है? इसमें क्या है, लगाने के बाद इसमें क्या है कि सर सीडलिंग जब आपका सीड पूरी तरह से सोइंग हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद इसको कवर करते हैं, एक के ऊपर एक इन ट्रेस को 8 से 10 ट्रे को रखा जाता है, जैसे कि वहाँ आप देख सकते हैं पीछे लाइन से लगी हुई है वो। उनको एक के ऊपर एक लगभग 4 से 5 दिन तक रखा जाता है। जब उसमें जर्मिनेशन इनिशिएट होने लगता है, कहीं कहीं आपको छोटी छोटी सीडलिंग निकलना शुरू हो जाए, तब आप समझ जाइए कि हाँ इसमें जर्मिनेशन आ चुका है। देन उसको इवनिंग टाइम में हम कहीं भी जहाँ हमको जमाना है वहाँ पे जमाते हैं। जमाते समय नीचे वीड मेट बिछाई जाती है ताकि नीचे से उसमें वीड न आए, और दूसरा पौधे जो होता है उसकी जड़ नीचे मिट्टी में नहीं जुड़ती, तो इसके कारण जो ग्रोथ है वो सारी सीडलिंग की एक जैसी आती है, एक जैसी आपको मिलेगी। आज जो आपने यहाँ रखी है, मान लो वहाँ से आप ले आए प्लास्टिक में से, इसको रखी, इसमें पानी प्रबंधन के थोड़ा सा बताइए। पानी प्रबंधन कैसे करेंगे हम? इसमें सबसे जो ध्यान रखने वाला काम वो है इसका वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, फार्मर जनरली कभी कभी जब नर्सरी तैयार करते हैं खुद की, तो इसमें कोकोपीट क्या होता है कि ऊपर की सरफेस से कोकोपीट बहुत जल्दी सूखता है। फार्मर को लगता है कि इसका पानी सूख गया और वो बार बार फ्रिक्वेंटली उसमें पानी देना शुरू करता है। होता क्या है कि ज़्यादा पानी के कारण इसमें डैम्पिंग ऑफ आने लगती है और सीडलिंग ख़राब हो जाती है। डैम्पिंग ऑफ आता है। तो पानी मैनेज करने के लिए आपको ये करना है कि जब आपकी सीडलिंग छोटी अवस्था में हो, मतलब जब आपने उसको सोइंग की, सोइंग के बाद जब उसमें सीड जर्मिनेट होना शुरू हो, उसके बाद आपको उसको इवनिंग समय में खोलना है। उस दिन इवनिंग में आपको उसको बिल्कुल भी शाम के समय पानी नहीं देना है। अगले दिन सुबह जब उसकी सरफेस थोड़ी सी सूख जाए और आपकी सीडलिंग बाहर झाँकने लगे, उसके बाद आपको उसको पानी देना है। पानी शुरुआत में आपको हजारे से देना है। हजारा जो अभी हम ये देख रहे हैं, हजारा। अगर आपके पास मोटर की व्यवस्था है तो उससे शुरुआत में नहीं देना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अगर आप देंगे तो आपकी सीडलिंग शुरू में ख़राब हो सकती है। जब जर्मिनेशन पूरा आ जाए उसके बाद फिर आप मोटर का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अच्छा जर्मिनेशन हो गया है। अच्छा, हम फर्टिलाइज़र जो बताते हैं ये 19-19 भी डालना चाहिए, इसको आप किस तरह से देते हो? इसमें अगर आपने वर्मी कंपोस्ट डाला है 25%,
तो ये मान के चलिए कि उसका 1 वीक तक का काम तो उसी में कंप्लीट हो जाएगा। 1 वीक तक आपको उसको मैनेज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उस समय आप उसमें एक पहले फफूंदीनाशक का स्प्रे करवा दें। कौन सा क्योंकि फफूंदनाशक? जनरली हम तो मेटालेक्सिल प्लस मैंकोजेब यूज़ करते हैं।